नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत हर रोज़ अपने सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक शाया करता है। और हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है, यानी आपको चाँद की तारीख़ से वाकिफ़ करवाने का। और आपको बताते हैं कि आज चाँद की 14 यानी 14 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1448 हिजरी है। और जहाँ तक हदीस मुबारक का सवाल है, कुछ इस तरह है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हालत नमाज में इधर उधर देखने से शैतान बंदे की नमाज उचक लेता है। तो बहरहाल नाज़रीन, यह हदीस मुबारक कर रही है। अब चलते हैं ख़बरों की तरफ और आपको बताते हैं कि ख़बरों में सबसे अहम खबर जो आ रही है वो ये है कि लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल मंजूर कर लिया गया है निदाई वोट के ज़रिए। और आपको बता दूं कि नारों के बीच में ये बिल मंजूर किया गया। और आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि किस तरह के नारे वहाँ पर लगाए जा रहे थे। वी वांट जस्टिस, हम इंसाफ चाहते हैं और अमित शाह जवाब दो, इस तरह के नारे लगाए जा रहे थे। और इन नारों के बीच जतिंदर सिंह ने ये बिल पेश किया और फिर बिल मंजूर कर लिया गया। तो बहरहाल नाज़रीन, एक अहम बात तो हुई है चलिए कि तलबा के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई की गई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब भी कई रियासतों से, कई और ख़ास तौर पर आप देखेंगे दिल्ली वगैरह से ये शिकायत मौसूल हो रही हैं कि वहाँ पर तलबा के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही है। हालांकि काकरोच जनता पार्टी की जो बातचीत हुकूमत से हुई उसमें वाज़ेह तौर पर इत्तेफाक किया गया था कि जिन तलबा के ख़िलाफ़ आपने देखा कि एहतजाजी मुज़ाहरा करने वाले तलबा के ख़िलाफ़ मुक़दमात दर्ज किए गए थे, FIR दर्ज किए गए थे, वो वापस ले लिए जाएंगे, मुक़दमा से दस्तबरदारी इख्तियार की जाएगी। लेकिन अब ये खबर आ रही है दिल्ली से कि वहाँ पर पुलिस ने एक्स यानी साबिक़ ट्विटर से ये मुतालिबा किया है, ये मांग की है कि वो उन तलबा के पते और उनके नाम फराहम करे, उनके बारे में तफसीलात फराहम करे जिन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़रा के ख़िलाफ़ इंतहाई जारहाना और इंतहाई तौहीन आमेज़ पोस्ट किए थे। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि बदबख्ती है या बदकिस्मती है कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वो रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं जो साबिक़ वज़रा आज़म ने रिकॉर्ड कायम नहीं किए थे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनके हामी ये दावा करते हैं कि हमने नहरों से ज़ायद मियाद के लिए या दिनों तक बहैसियत वज़ीर आज़म रहने का रिकॉर्ड यानी कायम कर दिया है। तो आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म ने एक और रिकॉर्ड कायम किया है और वो रिकॉर्ड ये है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इस कदर ज़्यादा गालियाँ दी गई, इस कदर उनके ख़िलाफ़ यानी गंदे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, इस कदर उन्हें शर्मसार किया गया, इस कदर उन्हें शर्मिंदा किया गया, शायद किसी वज़ीर आज़म को यानी हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख़ में किसी वज़ीर आज़म को इस सूरत हाल का सामना करना नहीं पड़ा। इससे अंदाज़ा होता है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जो मकबूलियत है किस कदर गिरावट का शिकार हो गई है। हम चलते हैं सज्जाद साहब से और पूछते हैं कि सज्जाद साहब, आप ये बताइए कि क्या मौजूदा जो हालात हैं वो ये ज़ाहिर नहीं करते कि अब नरेंद्र मोदी का जो जादू यानी ऐसा लगता है कि फैब्रिकेटेड जादू समझिए, जो जादू था वो अब ख़त्म हो चुका है, मकबूलियत गिर चुकी है और तलबा नौजवान उनसे नफ़रत करने लगे हैं? बिल्कुल, देखिए ये जो जंतर मंतर पे जो तहरीक चली ये इस मुल्क के लिए एक इनकलाब साबित हुई है। जेनजी ने गो के जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक नहीं चलाई, सिर्फ़ एक मिनिस्टर को रिज़ाइन करने का इन्होंने जो है के लिए तहरीक चलाई थी। लेकिन उस तहरीक में जो जोश व खरोश था और उस तहरीक में हिस्सा लेने के लिए मुल्क के कोने कोने से जिस जज्बे के साथ तलबा जंतर मंतर पहुँचे थे और उस तहरीक के दौरान में हुकूमत के ख़िलाफ़ तलबा का जो गम व गुस्सा था वो यकीनन जो है हुकूमत की कुर्सी हिला देने वाला था। और यकीनन उसने ये भी जो है मैसेज दिया दुनिया को कि अब बीजेपी सरकार जिस तरह का जो है हाला बना के रखती है या फिर जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को नाकाबिल तस्खीर बनाया हुआ था वो जो है महज एक शराब था, वो जो है हकीकत से कोसों दूर है। अब इस मुल्क में लोगों में बेचैनी है, नौजवानों में बेचैनी है, गरीब लोगों में बेचैनी है और महंगाई से लोग परेशान हैं, नौकरी ना होने से लोग बेरोज़गार हैं। देखिए, नौजवान साफ़ तौर पे कह रहे थे कि हमने इतनी तालीम हासिल कर ली लेकिन आगे हमें कोई उम्मीद नहीं है कि हमें नौकरी मिलेगी। आप अंदाज़ा लगाइए कि जो है
इतनी बड़ी तादाद में तलबा वहाँ पे आते हैं जंतर मंतर पे, और इतनी बड़ी तादाद में वज़ीर आज़म मोदी के ख़िलाफ़ बैनर लगते हैं। हर तालिब इल्म अपने साथ जो है एक छोटा सा जो है एक प्ले कार्ड लेके आता है। हर तालिब इल्म जो है अपने तौर पे एक बैनर लेके आता है। हर तालिब इल्म अपना गुस्सा ज़ाहिर करने की कोशिश करता है, और उन प्ले कार्ड्स को, उन बैनर्स को, उन नारों को और तलबा की जो बातचीत थी, उस बातचीत को देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। यकीनन देखिए, बंगाल के इलेक्शन के बाद जिस तरह की मायूसी पूरे मुल्क में पाई जा रही थी, और बंगाल के इलेक्शन के बाद जिस तरीके से ममता बनर्जी के एमपीस ने जौग दर जौग जो है बीजेपी का रुख करना शुरू कर दिया था, तो अब लोग कह रहे हैं कि भाई तुम तो एमपी थे, तुम डर गए, इनसे बच्चों से सीखो, सबक लो। इन बच्चों ने जो है बीजेपी को, मोदी को, अमित शाह को, धर्मेंद्र प्रधान को किस तरीके से इन्होंने घुटनों पर टिकाया है, किस तरीके से सिर्फ पुरअमन एहतजाज के ज़रिए, कोई तशद्दुद नहीं, गांधीयाई बिल्कुल गांधीयाई। आप अंदाज़ा लगाइए रियाज साहब कि पुलिस उन्हें लाठी चार्ज करती है, मारती पीटती है, पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाता है, आंसू गैस के शल बरसाए जाते हैं, लड़कियों के साथ बदतमीज़ी की जाती है, उनके साथ जो है उनके कपड़े फाड़े जाते हैं, बहुत सारा जो है तशद्दुद पुलिस ने तलबा पे किया। उसके बावजूद तलबा मुतशद्दिद नहीं हुए, तलबा ने अपने आप पे काबू रखा। उसके बावजूद जो मैदान जंग की सूरत हाल थी 20 तारीख को, जब तलबा पार्लियामेंट के पास पीसफुल मार्च करने जा रहे थे, उस सूरत हाल ने पूरी दुनिया का फोकस इंडिया की तरफ कर दिया था। और उसके बाद से लेके आज तक आप पार्लियामेंट में देखिए, बीजेपी डिफेंस की पोजीशन में आ गई है, बीजेपी अपने आप को बचाने की पोजीशन में आ गई है। वो बार बार वो ये जो है मतलब जवाब पेश कर रहे हैं कि जो है पब्लिक हमारे साथ है, तलबा, चंद तलबा से क्या होता है, पब्लिक बार बार वही जवाब पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में तलबा को पकड़ा गया, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाए गए, उनको जेलों में बंद किया गया, उससे भी ऐसा मालूम होता है कि यकीनन बीजेपी बौखलाहट का शिकार है। और ये बौखलाहट हमको खुलेआम नज़र आ रही है। आज पार्लियामेंट में जब हंगामा देखने में आया, राज्यसभा में और लोकसभा में कितना बड़ा हंगामा जो है हुआ है, एंटी पेपर लीक बिल जो पेश किया गया था। देखिए, अचानक जो है आप फास्ट ट्रैक कोर्ट भी जो है आप कायम कर देते हैं। आधी रात को मोदी को जो है इंस्टाग्राम पे आके बोलना पड़ता है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम कर रहे हैं। आधी रात को उनको तलबा से का शुक्रिया अदा करना पड़ता है कि उन्होंने जो है पेपर लीक के मामले की तरफ तवज्जो दिलाई हुकूमत की। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से बैकफुट पे आ गई थी ये सरकार। जो सरकार जितनी खौफनाक मनमानी की जा रही थी मुख्तलिफ़ शहरों में मज़हब के नाम पे, उसी सरकार को इन तलबा ने जो सबक सिखाया है उसकी शायद ही इस मुल्क में नज़ीर नहीं मिलती। लोग तो साफ तौर पे कह रहे थे। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक अमित शाह का सवाल है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है, ये दोनों इस पार्लियामेंट से आज गायब रहे। इसका ये बात राहुल गांधी ने कही और कहा कि इस मुल्क के नाम नहाद यानी इस मुल्क के सो कॉल्ड वज़ीर दाखिला में इतनी हिम्मत नहीं कि वो यहाँ आकर पार्लियामेंट में बैठे और अपोजिशन का जवाब दें। ये राहुल गांधी ने बात कही है। और आपको बता दूं कि राहुल गांधी का ये भी कहना था कि अमित शाह इसलिए पार्लियामेंट नहीं आए क्योंकि वो डरे हुए हैं। राहुल गांधी ने मज़ीद कहा कि तलबा एहतजाज के दौरान एक तालिब इल्म पर गोली चलाई गई और उसकी का हुक्म किसने दिया था? फिर खुद राहुल गांधी ने जवाब दिया कि उसका हुक्म अमित शाह ने दिया था। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि RSS तालीमी निज़ाम पर कब्ज़ा कर चुकी है हिंदुस्तान के। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि इसके बाद जो हुक्मरान जमात के अरकान थे वो चीखने लगे, चिल्लाने लगे और एहतजाज करने लगे राहुल गांधी के बयान पर, और राहुल गांधी से माज़रत ख़ाही का भी मुतालबा किया। लेकिन अब राहुल गांधी इस मूड में है कि वो चाहते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कौम से माफ़ी मांगे और बच्चों से माफ़ी मांगे, बच्चों के वालिदैन से माफ़ी मांगे। और नाज़रीन, आपको बता दूं कि एक तरफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है या अमित शाह है या बीजेपी के कायदीन है और ख़ुद साबिक़ वज़ीर तालीम धर्मेंद्र
प्रधान है और मौजूदा वज़ीर तालीम प्रहलाद जोशी है, जिनके बारे में राहुल गांधी का कहना है कि प्रहलाद जोशी रेपिस्ट जो होते हैं, जो जानी हैं, उनकी ताईद व हिमायत करने वाले हैं। तो बहरहाल ये प्रहलाद जोशी कोई मामूली चीज़ नहीं है। आपको बता दूं कि कर्नाटक के हुगली ईदगाह पर के खिलाफ जो तनाज़ा या मुहिम शुरू की थी यही प्रहलाद जोशी थे। तो ऐसा शख्स जो फ़िरका परस्त नज़रिया रखता है, तसव्वुरात रखता है और इस तरह की हरकतें करता है, तो क्या वो तलबा को एक सेक्युलर तालीम देने का अहल हो सकता है? अब हिंदुस्तान में ये सवाल उठाया जा रहा है। और दूसरी बात, प्रहलाद जोशी ने बिल्किस बानो के मामले में भी कहा था कि उसके जो जानी थे, उनके अरकान ख़ानदान के जो कातिल थे, अरे मेरे को शर्म आनी चाहिए सज्जाद साहब इस तरह के लोगों को। अब बिल्किस बानो गुजरात की बेटी है और उसकी एक 3 साल बेटी उसके सीने से चिमटी हुई है और बिल्किस बानो देखिए उस वक्त 5 माह की हामिला है और उस खातून के साथ इज्तिमाई इस्मत रेजी का यानी इर्तिकाब किया जाता है और उसके बच्ची को जो 3 साल की है उसके सीने से खींचकर या पटक पटक कर मार दिया जाता है फर्श पर। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि उनकी जो मियाद है, उम्र कैद की जो सज़ा थी उसे कम करते हुए मोदी हुकूमत और गुजरात की बीजेपी हुकूमत यानी डबल इंजन हुकूमत उन्हें रिहा कर देती है वक्त से पहले। प्रहलाद जोशी उनकी ताईद व हिमायत में उतर आते हैं, उनको डिफेंड करते हैं और कहते हैं कि ये उनका हक था। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि राहुल गांधी ने कहा कि ये शख्स तो जो रेपिस्ट हैं उनकी ताईद व हिमायत करने वाला है और ये कैसे वज़ीर तालीम बन सकता है? ये बिल्कुल प्रियंका गांधी भी गुज़िश्ता सब जब जो है एंटी पेपर लीक मामले पे बहस चल रही थी लोकसभा में, तो प्रियंका गांधी की तकरीर भी तारीख साज रही है। अपनी तकरीर में उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान की जगह एक ऐसे शख्स को जो है वज़ीर तालीम बनाया गया है जो रेपिस्टों की तायद करता है, हिमायत करता है, खैर मकदम करता है। तो इस पर बड़ा हंगामा हुआ था। अब वो अपोजिशन ने कहा कि प्रियंका गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्होंने एक वज़ीर पे जो है इस तरह का जो है इल्ज़ाम लगाया। तो उन्होंने कहा मेरे पास सबूत हैं, पेपर्स में जो है जो खबरें छपी हैं, तस्वीरें छपी हैं, वो सारी की सारी मेरे पास हैं। उन्होंने कहा कि माफ़ी तो उनको मांगनी चाहिए, शर्म तो उनको आनी चाहिए, और मेरा माफ़ी मांगने का सवाल ही नहीं पैदा होता। प्रियंका गांधी ने दो टोक अंदाज में कहा है कि माफ़ी मांगने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और वो तो कल जो है इस बात पे भी जो है चिरागपा नज़र आ रही थी, सरदनिश कर रही थी हुकूमत की कि धर्मेंद्र प्रधान का जब वो रिज़ाइन करके आते हैं कल पार्लियामेंट में, तो उनका जो है पुरजोश वेलकम किया जाता है, उनको फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, उनका ऐसे जैसे एक बहुत बड़ा फातिहा आ गया जा रहा है। बिल्कुल। तो उन्होंने यही कहा कि शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इतने 22 या 21 बच्चे मरे हैं, स्टूडेंट्स जो है सड़क पे आ गए, स्टूडेंट इतने हसास हैं, स्टूडेंट में हसासियत है कि वो जो है एक आंदोलन चलाते हैं, और आप लोग इस आदमी को जो है फूल पहना के वेलकम करते हैं। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इससे ये ज़ाहिर हो जाता है कि किस तरह की जहनीत के लोग अब साहब इक़्तिदार हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक दिल्ली पुलिस का सवाल है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जंतर मंतर पर तलबा का जो एहतजाज था उसे ख़त्म करने के लिए जो शराइत मंजर आम पर लाई गई थी, वो उसमें एक शर्त ये भी थी कि जिन तलबा के ख़िलाफ़ FIR दर्ज किया गया है और जिन्हें गिरफ़्तार किया गया है, और ख़ास तौर पर BJP से इक़्तिदार रियासतों में जिन तलबा के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है, कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है, वो ख़त्म कर दी जाएगी, मुकदमा से दस्तबरदारी इख्तियार की जाएगी। लेकिन शर्म की बात है, शर्मिंदगी की बात है, शर्मसारी की बात है, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत की वादा खिलाफ़ी की बात यह है कि अब दिल्ली पुलिस ने एक्स से यानी साबिक़ा ट्विटर से रब्त पैदा करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़रा के ख़िलाफ़ जिन जिन बच्चों ने, जिन जिन तलबा ने हद तक आमेज़, तौहीन आमेज़, इंतहाई फहुश जो पोस्ट किए हैं, उनको गालियाँ दी हैं, तो उनके पते यानी एड्रेस, उनके नाम और उनके दीगर तफसीलात फ़राहम की जाए। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि हुकूमत खुद जो ये वादा कर चुकी थी कि हम मुकदमा से दस्तबरदारी इख्तियार करेंगे, अब फिर उन बच्चों को, जिन बच्चों ने गुस्से में, बरहमी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बुरा भला कहा था, अरे मेरे भाई आप वज़ीर आज़म हैं, आप खादिम हैं, आप प्रधान है, और आप ये चाहते हैं कि आप बच्चों से बदला लेंगे, आप बच्चों से इंतकाम लेंगे। अरे बच्चों के साथ तो आपने कहा 1 बजे रात में उठकर और अपना वीडियो आपने बना करके, भाई आप मेरे दोस्त हो, माई फ्रेंड्स हो, मेरे माई डियर फ्रेंड्स आपने कहा, और बच्चों से कहा कि आप हमारा फ़ख्र हो, और उन बच्चों के खिलाफ आप कार्रवाई करते हो। आपका दिल इतना छोटा है कि आप उन्हें माफ़ नहीं कर सकते, या आपको माफ़ी चाहिए थी, माज़िरत खाही करनी चाहिए थी?
देखिए बीजेपी के तोते उड़ चुके हैं इन बच्चों के सड़क पे आने जी से। जी, फिर दोबारा आएंगे ना। मजाक नहीं है इन बच्चों का सड़क पे आना। बीजेपी बहुत अच्छी तरीके से समझ गई है कि दोबारा ये बच्चे आएंगे सड़क पे तो फिर उनकी तो हुकूमत गई। तो ये बहुत खौफ में जो है जी रहे हैं। जब से ये जो एहतजाज हुआ है उस वक्त से ये हुकूमती जो, अब देखिए अमित शाह पार्लियामेंट में नहीं आते हैं, वज़ीर आज़म नहीं आते हैं, कायद अपोजिशन कहते हैं कि बच्चों को पुलिस ने कैसे मारा। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में जेएनयू में दाखिल होके एसएफआई की सरबराह मतलब सदर को गिरफ्तार आयशी घोष जो सदर हैं जो है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, बिल्कुल उनको कैसे पकड़ा, मतलब पुलिस पकड़ने के लिए गई थी वो भी सिविल ड्रेस में। तो ये सारा जो है आज हंगामा चलता रहा, इस पे इशू पे बात होती रही। और जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाज़ाब्ता तौर पे बच्चों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वादा किया था कि आप जितने बच्चों ने एहतजाज किया है उनको रिहा कर देंगे, उन पे मुकदमा जो दर्ज किए गए हैं वो वापस लेंगे और किसी भी बच्चे को जो है ज़ख्म नहीं पहुंचाई जाएगी। तो इससे बड़ी बुरी बात क्या हो सकती है कि मीडिया के सामने आप जो है ये इतराफ़ करते हैं कि हम बच्चों को नहीं पकड़ेंगे, बच्चों को नहीं मारेंगे, बच्चों के जो भी बच्चे जेल में हैं उनको रिहा कर देंगे, उन पे मुकदमे नहीं चलाए जाएंगे। सब कुछ मीडिया के सामने बोलने के बावजूद अब आप दोबारा से बच्चों को पकड़ने के लिए जो है सरगर्म हो जाते हैं। जी जी, बिहार में अभी जो है ऐसा कि सदर बिहार में है, उन्होंने कहा कि 500 350 650 बच्चे एक जेल में बंद हैं। उन्होंने कहा कि एक बच्चे की गर्दन की कंधे की हड्डी टूट गई है AK-47 से जिस पे फायर किया गया, एक बच्चे की पैर की हड्डी टूट गई है। इतना बुरे तरीके से उनको जो है मारा गया है, फायरिंग की गई है, मारा गया है। तो कह रही हैं कि 650 बच्चे जेल में बंद हैं। आप देखिए डीजीपी ने वादा किया है कि जो है हुकूमत से आर्डर आ गया है, हम रिहा कर देंगे, लेकिन उनका कहना है कि ये पेपर तो बताया जा रहा है लेकिन क्या रिहाई होगी इसकी भी गारंटी नहीं है। तो अभिजीत दीपके ने भी आज बयान दिया है कि अगर उन्होंने तो साफ तौर पे कहा है कि पुरअमन एहतजाज अपने मुस्तक़बिल के लिए पुरअमन एहतजाज करने वाले बच्चों पे जुल्म किया गया और अब फिर उनको बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमित शाह और मोदी को शर्म आनी चाहिए और उन्होंने इंतबा भी दिया है कि हम अगर यही रवैया रहा हुकूमत का तो फिर एक बार हम सड़क पे आएंगे और अब हम सड़क पे आएंगे तो फिर हमारी मांग सीधी होगी, अमित शाह और मोदी का इस्तीफ़ा। तो यकीनन देखिए अब ये जिस तरह के हालात बन रहे हैं इस मुल्क में और जिस तरीके से मोदी सरकार, आप जानते हैं कि इन बच्चों ने जो है तहलका मचा दिया, पूरी दुनिया की तवज्जो जो है इंडिया की तरफ मबदूल करवा दी। उसके बावजूद और गोदी मीडिया का जो हशर किया गया था जंतर मंतर की सड़कों पे, सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह से बच्चों ने जो है 12वीं जमात के बच्चों ने, डिग्री के बच्चों ने जिस तरह से गोदी मीडिया का हशर बर्पा किया है, जिस तरह से गोदी मीडिया को जलील वक़ार का किया गया, ये भी दुनिया ने देखा। और फिर दुनिया ने ये भी देखा कि बच्चे मोदी का हशर क्या कर रहे थे। तो ये सारा कुछ आप देखने के बावजूद आप अपने आप में इस्लाह लाने के बजाय, आप अपने आप को सही करने के बजाय, आप अपने आप को करेक्ट करने के बजाय आप बच्चों से जो है इंतकाम लेने का प्लान बना रहे हैं, तो ये बहुत अफसोस की बात है। अफसोस की बात है, मैं समझता हूँ कि अफसोस नहीं, सद अफसोस की बात है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूँ कि जहाँ तक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है, अब हो सकता है कि नरेंद्र मोदी खुद अपने लिए अपने पैर से अब अपने पैर पर अपने कुल्हाड़ी, अपने हाथों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। क्योंकि बच्चों के बारे में जिस तरह मैंने आपको बताया है कि ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया की साइट है एक्स पर, वो उस प्लेटफॉर्म से बच्चों के तफसीलात और उनके पते, उनके नाम वगैरह मालूम किए जा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म
के ख़िलाफ़ जो पोस्ट किए गए हैं या फिर अमित शाह के ख़िलाफ़ या फिर दूसरों के ख़िलाफ़ वो फौरी डिलीट कर दिए जाएँ। तो डर देखिए, खौफ देखिए किस कदर मोदी हुकूमत बच्चों से डर रही है। उसके बावजूद भी बच्चों के साथ नारवा सलूक रवा रखे हुए हैं। और इस सिलसिले में आपने देखा कि किस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में भी बने हैं। जुनैद के जो फूड वॉलंटियर हैं, जुनैद को किस तरह डराया गया, धमकाया गया। लेकिन आपको बता दूं कि जुनैद डरने वाले नहीं, न घबराने वाले। जुनैद के वालिद साहब को पुलिस स्टेशन तलब किया गया, उनके भाई को तलब किया गया, यहाँ तक कि मेरठ में वाक़ जुनैद के बहन के घर पर भी धावा किया गया। उनके ससुराल को यानी बहन के ससुर को और उनके बहनवी को पुलिस स्टेशन तलब किया गया डराने धमकाने के लिए। खुद जुनैद को 6-6, 8-8 घंटे गाड़ी में बिठाकर घुमाया गया, फिर देहरादून की तरफ छोड़ दिया गया, फिर वहाँ से वो पहुँचे और अंदाज़ा कीजिए उनका फ़ोन भी ले लिया गया था और देखा गया था कि कहीं पैसे कहाँ से पैसे आ रहे हैं, ये फंडिंग कहाँ से हो रही है। अरे मेरे भाई बच्चे हैं और बच्चे मन के सच्चे होते हैं और वज़ीर-ए-आज़म को अच्छी तरह मालूम है। पहले तो आप ये फंडिंग की बात कर रहे हैं, पुलिस दिल्ली पुलिस को मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि फ़ंडिंग के बारे में, बैरूनी फ़ंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि ये इन बच्चों ने ऑलरेडी आपको बता दूँ कि बबांग दहल काकरोच जनता पार्टी बनाने का ऐलान किया। और आपको ये भी बता दूँ कि इनके जो फॉलोअर्स थे, बीजेपी के फॉलोअर्स से 2 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर इंस्टाग्राम पे सज्जा साहब, कोई मामूली बात नहीं है। जबकि आरएसएस की फंडिंग कहाँ से हो रही है, कभी किसी ने ये सवाल नहीं किया, किसी सरकारी एजेंसी ने सवाल नहीं किया कि आरएसएस के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। उसके दफातर पर दफातर बनते जा रहे हैं और उसकी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। पहले चड्डी पे थी, अब वो चड्डी पे जाकर पैंट पर आ गई, तो कैसे आ गई है, ये कोई सवाल नहीं कर रहा है। और हैरत की बात यह है कि आरएसएस कोई रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, हमारी पड़ोसी रियासत है कर्नाटक के जो वज़ीर दाखिला है प्रियंक खरगे, उन्होंने ये बात कही है, आरएसएस पर तनकीद की है और उन्होंने यहाँ तक इशारा दे दिया है कि हम आरएसएस के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और रजिस्टर्ड नहीं है तो आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल यकीनन। तो ये बड़ा सवाल है कि आपने इन 14 सालों में क्या क्या नहीं किया। 12 सालों में 2014 से लेकर आज तक की आप जो है तारीख उठा के देखिए। इस मुल्क में सिर्फ नफ़रत का माहौल पैदा किया गया, सिर्फ हिंदू मुसलमान किया गया, मुसलमानों के तई हिंदुओं में नफ़रत बर्पा करने की कोशिश की गई। लेकिन जब बच्चे सड़क पे आए तो नफ़रत का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। बिल्कुल, सारे बच्चों की नफ़रत मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ थी, सारे बच्चों की नफ़रत मौजूदा हुकूमत के तरीक़ेकार पे थी। सारे बच्चों का एक कहना था कि जो है मोदी और जो है ये जो उनकी हुकूमत है उसने जो है पेपर लीक के मामले किस तरह से जो है सारे पेपर लीक किए गए हैं, किस तरह से जो है निज़ाम तालीमी निज़ाम को तबाह ताराज कर दिया गया है। देखिए बच्चों ने कहा कि तालीम का सिस्टम ख़राब हो गया, बच्चों ने कहा कि पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों ने कहा कि जो है जॉब नहीं मिल रही है, बच्चों ने कहा कि हम जो है अगर आला तालीम के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पेपर लीक हो रहे हैं। तो फिर उनका कहना था कि फिर जॉब्स के मामले में कितने पेपर लीक नहीं हो रहे होंगे, कितना करप्शन नहीं चल रहा होगा, कितनी धांधलियाँ नहीं हो रही होंगी। तो एक तो जॉब नहीं है इस मुल्क में, और अगर कोई गलती से जो है कहीं रियासती लेवल पे जॉब्स निकलती भी हैं तो फिर वो जॉब जो है वाकई में अहल लोगों को मिलेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो जॉब उचक ले जाते हैं वो लोग जो करप्ट होते हैं, वो लोग जो ताकतवर होते हैं, वो लोग जो सियासतदान होते हैं, वो लोग जो एमएलए एमपी होते हैं, उनकी सिफारिशों पे नौकरियां मिलती हैं। उनकी सिफारिशों में जो है ना अहल ओहदे पा लेते हैं और अहल जो है सड़क पर रह जाते हैं। तो ये जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल इन 12 सालों में बहुत संगीन हो चुकी है। और जो है तलबा यही कह रहे थे कि अगर यही हाल रहा तो फिर आगे इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ होगा। बहरहाल एक और ख़बर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। इस खबर का ताल्लुक़ केरला के आरएसएस लीडर मोहनदास से है। आपको बता दूं कि मोहनदास के ख़िलाफ़ केरला पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है क्योंकि उन्होंने इंतहाई बकवास की थी। दिखने में आप अंदाज़ा कीजिए कि अच्छी खासी उम्र का ये बूढ़ा है। मैं समझता हूँ कि 80 साल तो उम्र होगी मोहनदास की, लेकिन उनकी जो फ़िक्र है, उनकी जो सोच है किस कदर गंदी है, किस कदर
कदर फहूश है, किस कदर फिल्ती है, उससे मैं समझता हूँ कि घिन आ जाएगी आपको ये सुनकर। और वो क्या कहते हैं हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा ये जंतर मंतर पर जो तलबा का एहतजाज हुआ था उस बारे में उन्होंने कहा कि अगर मैं निगरान होता तो फिर मैं वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज करता, फिर तलबा से कहता कि मुंतशिर हो जाओ, मुंतशिर करने की उन्हें कोशिश करता। अगर वो मुंतशिर नहीं हो तो ओपन फायर कर देता। ओपन फायर में कुछ तलबा मारे जाते, यानी हलाक हो जाते, और फिर आपको बता दूं कि उनकी लाशों को हम हॉस्पिटल मुंतकिल कर देते, और फिर अंदरों चंद घंटे हालात कंट्रोल में कर लेता। उसने ये भी कहा, इस बूढ़े ने ये भी कहा कि लड़कियों को ख़ास तौर पर उसने ये इशारा दिया और ये यानी एक हवाला दिया लड़कियों की जो एहतजाज में शामिल थे। तो कहा कि लड़कियों को, बाद लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां जिन्हें रेप पसंद आता है। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि ये तजुर्बे से कह रहा है या मुशाहिदे से कह रहा है या मुताले से कह रहा है, यानी स्टडी से कह रहा है। ये सोचने वाली बात है। एक बूढ़ा शख्स, मैं समझता हूँ कि अगर वो शादी कर लेता हो, पता नहीं शादी कर किया या नहीं किया, लेकिन उसकी नवासियों की उम्र के बच्चों के बारे में, उसके नवासियों के बेटियों की उम्र के बच्चों के बारे में इस तरह की बातें कर रहा है, तो बहरहाल काबिल मुबारकबाद है केरला पुलिस के, जिसने इस शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसे तो मैं समझता हूँ कि गिरफ्तार करके लात मार के मैं समझता हूँ कि जेल के अंदर ठोंस देना चाहिए। और यकीन मानिए ये बूढ़ा खसूट जो अगर इस तरह की बातें करता है तो यकीन मानिए कि बहुत बुरी बात होती है। अगर ये लोग इस तरह की हरकत करने लगे, अपनी बच्चियों के बारे में, अपनी नवासी की उम्र की बच्ची के बारे में ये कहें कि उन्हें मज़ा आता है रेप का, तो पता नहीं इस बूढ़े के जहन में क्या गुल खिल रहे हैं और इसने क्या 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 होगा। ये भी एक सोचने वाली बात है। यकीनन एक बहुत ही जो है अफसोसनाक जो है कमेंट है, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि किस तरह की, देखिए प्रियंका गांधी वही कह रही थी कि इस तरह की जहनीत के लोग हैं इनके पास। उन्होंने कहा कि वज़ीर तालीम एक ऐसे शख्स को बना दिया गया जो रेपिस्टों का जो है गुलपोशी कर रहा है, जी। उनका वेलकम कर रहा है, उनके जो है उनकी जस्टिफाई कर रहा है उनकी रिहाई को। तो इस सोच के हामिल लोगों को अगर इस तरह से जो है आप वजारतें देते रहेंगे, काबीना में शामिल करते रहेंगे, तो फिर क्या इस मुल्क के हालात होंगे। सबसे बड़ी बात ये, आपको याद होगा कि जो है दिनेश फोगाट ने, पहलवानों ने, जिन्होंने जो है गोल्ड मेडल लेके इस मुल्क का नाम रोशन किया था, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल, तो वो कैसे सड़क पे आए थे। उनका यही कहना था कि वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो चीफ है, जो सरबराह है, उनके साथ बदतमीज़ी करता है, उनके साथ बदसलूकी करता है, गलत तरीके से उन्हें हाथ लगाता है, उनके साथ जो है जिस तरह की हरकतें करता है वो, ये बहुत ही शर्मनाक हरकतें करता है। तो बहरहाल जो है बीजेपी में इस तरह के लोगों के, अनासिर के जहनों का जो है बात सामने आती है, और केरला के इस मामले से भी हमें यही जो है पैगाम मिलता है। बहरहाल नाज़रीन, हमारे पास दो अहम खबरें आई हैं। एक खबर तो ये मुंबई से ताल्लुक़ रखती है। मुंबई में ये बताया जाता है कि वहाँ पर एक एहतजाज के दौरान दो अफराद जो हैं, और जिनका ताल्लुक़ आपको बता दूँ कि एक सियासी पार्टी है SDP, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, उससे है। उन दो अफराद ने ये कहा था कि बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं किया जाना चाहिए था। और आप अंदाज़ा कीजिए तासुब, जानिबदारी जब वो नुक़्ते उरूज पर पहुँच जाती है तो किस तरह मज़हब के नाम पर लोगों को निशाना बनाया जाता है। तो ये कहना क्या कौम दुश्मनी है, ये कहना क्या मुल्क दुश्मनी है, हरगिज़ नहीं है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये बम्बई हाई कोर्ट ने कहा है। और बम्बई हाई कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र पुलिस ने, बम्बई पुलिस ने इन दो अफराद को, आप देखेंगे कि शहर बदर कर दिया था, और कहा था कि 1 साल तक, यानी 3 दिसंबर 2000 आपको बात कर रहा हूँ 3 दिसंबर 2025 की, तो अपने फ़ैसले में बम्बई पुलिस ने इन दो अफराद को 1 साल के लिए बम्बई में दाखिल ना होने की हिदायत दी थी। कितनी शर्म की बात है। अगर कोई कहता है भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो क्या ये कौम दुश्मनी हो सकती है सज्जा साहब? हरगिज़ नहीं हो सकती है। तो बहरहाल इन दो अफराद की दरख्वास्त कबूल करते हुए बम्बई हाई कोर्ट ने, ख़ास तौर पर जस्टिस माधो जामदार जो हैं, उन्होंने ये रिमार्क किया कि ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ ये कहना कि बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं किया जाना चाहिए था कोई जुर्म है, और उसकी बुनियाद पर लोगों को शहर बदर कर देना ये बिल्कुल गलत है। और बम्बई पुलिस के फैसले को उन्होंने कालेदम करार दिया। ये खबर हो गई है। दूसरी खबर नाज़रीन अच्छी खबर है, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है अब दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बन गई है जो सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू की हो गई है। $312 मिलियन उसकी कीमत हो गई है। जबकि आपको बता दूं कि IPL जो है बिजनेस एंटरप्राइज, उसकी वैल्यू जो है 20.6 यानी $20.6 अरब हो गई है। ये बहुत बड़ी बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, किसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों का प्रोग्राम को पहुँचाते हैं।
अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।